Hello दोस्तों, welcome back. Today's the topic is appointment of Chief Justice, qualification, oath, salary and a case study and appointment of acting Chief Justice and ADHOC judges. So let's talk about the table of content. So now we will talk about the table of content. First of all, we always write the introduction, then we will qualification to become the Chief Justice of India. Then it's Article 124. Then we will come to the oath and then the salary 125. Then Article 126 appointment of Chief Justice and ADHO judges. उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे और जो भी है कि कैसे प्रोसीजर चलता है थोड़ी बहुत बातें करेंगे बस और कंक्लूजन दे देंगे. So let's start the show. So now start with the introduction. As we will see that कि जुडिशरी है जो हमारे कंट्री का वो मेन पिलर है जो डेमोक्रेसी की स्मूथनेस में सबसे बड़ा काम करता है. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस था वंस जिसमें एक सीजे होते यानी कि चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस. In 2019, the center notified on the increase in the number of Supreme Court judges from 31 to 34, including the Chief Justice of India. It is all done under मतलब जो भी था ये प्रोसीजर किया गया था वाई सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट्स 2019 एक्ट के अंदर. इसमें कहा गया था कि मतलब कि पहले हमारे यहाँ पे 31 जजेस थे तो 34 सरकार को लगा होगा कि कुछ कर सकते हैं आगे तो बढ़ा लेते हैं. तो हम चलते हैं आगे. कंक्लूजन सॉरी इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि ऐसे कि ये हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड और इसमें बहुत सारी मतलब काफ़ी लाइक थर्ड केस 4 केसेस हो चुके हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को लेके जो 1951 में हुआ था, फिर इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, फिर उसके बाद दोबारा से की गया थर्ड केस और फोर्थ केस वो रिसेंटली 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 में किया था कि जब मोदी सरकार नई आई थी जो उन्होंने भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बनाया था 14 में कि रिप्लेस कर दिया था कोलिजम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विद द न्यू बॉडी कॉल्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि NJA. भाई ये तो प्रथा बिल्कुल पीछे से चली आ रही है कि हमेशा पार्लियामेंट ने कोशिश किया कि हम मतलब हम जुडिशियल सिस्टम को अपने अंडर कंट्रोल रखे बट नहीं. सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ savage reply to the Modi government and tell them that this amendment is unconstitutional. हम नहीं मानेंगे, तुम जो मर्जी कर लो. तो talk about the past things like पहला ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है. लाइक पहला केस बना था 1950 to 1973. ये practice has been appointed the senior most judges of the Supreme Court as the Chief Justice of India. मतलब पहले ये चलता था कि जिसने सबसे ज्यादा काम किया हो सुप्रीम मतलब लाइक जिसकी जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा. पहले आफ्टर हमारी आजादी के बाद यही चला मतलब. फिर उसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट कन्वेंट कर दिया गया 1973 में इंदिरा गांधी जी द्वारा जब उन्होंने AN राय को अपॉइंट कर दिया CJ ऑफ इंडिया बाय सुपरसेडिंग 3 सीनियर जजेस. भाई उन्होंने तो कमाल कर दिया क्योंकि तब तो कलेश रहता था सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट. तो उन्होंने अपनी ही मतलब डाल दी कि हाँ भाई हम AN राय को बनाएंगे. तीनों सीनियर मोस्ट जजेस ने कुछ नहीं देखा, आ नहीं देखा, पार नहीं देखा, सीधा ही रिजाइन दे दिया. भाई such a god. Okay, I know. I'm not talking about the introduction as these are phantom gun. मैं इसके बाद में बात नहीं करेंगे. I'm just talking about the facts like that. So ऐसे फैक्ट्स आए फिर इसके बाद देखा गया कि नहीं भाई जो फिर इसके बाद थर्ड केस है सारा ही खत्म कर दिया उसने. उसमें कहा गया कि भाई जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस होगा वो मतलब वो किया जाएगा प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन मतलब प्रेसिडेंट की सहमति से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है. बट आफ्टर थर्ड केस मतलब जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस लाइक जो सेकंड केस हुआ था वो इंदिरा गांधी वाला हुआ था कि एग्जीक्यूटिव ने सारी ले ली थी कि हाँ अपनी मर्जी से बनाएंगे.
क्योंकि एग्जीक्यूटिव के अंडर प्रेसिडेंट भी आता है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट को वही करना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड केस निकाल दिया कि भाई नहीं, ओवर रूल कर दिया फर्स्ट वन को भी और सेकंड वन को भी, कि लाइक सीनियर मोस्ट ही जज बनेगा और सेकंड की एग्जीक्यूटिव जो चाहेगी वो जज बनेगा। नहीं, जज वो बनेगा जो उसके लिए मान्य होगा। लाइक the Chief Justice appointed by the President after consultation with such judges to the Supreme Court and High Court as he deems necessary। क्यों मतलब यहाँ पे कंसल्टेशन का मतलब ये भी है कि वो कंसल्ट भी करेगा या भी लाइक कि उसके हिसाब से कि यही बंदा सही बैठेगा और कंसल्ट लेगा वो जजेस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के होंगे और हाई कोर्ट के भी, क्योंकि अगर उसे नेसेसरी लगता है। कंसल्टेशन के काफी मतलब निकलते हैं। आई नो मैं टॉपिक से बाहर से इंट्रोडक्शन के बाहर से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी जो 4 केसेस हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। सो थर्ड जज कह दिया गया कि कंसल्टेशन लेने का। फिर भी 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई 2014 में, उसमें भी सरकार ने चाहा कि हम भाई सुप्रीम कोर्ट को अपने अंडर ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट विल लाइक savage and sassy, we like we don't give a shit about your amendment. This is unconstitutional and we are not going to respect your new amendment. So please get out. That's it. I'm sorry for my foul language. I'm just telling you like that. हाँ भाई, हम नहीं मानते, जो करना कर लो, हम सुप्रीम थे, हम सुप्रीम ही रहेंगे। तुम हमारी बाउंड्री में आओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लाइक कि भाई सरकार से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ओके, द लॉ ऑफ लैंड इज परमानेंट एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, पर सुप्रीम कोर्ट जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो पक्का ही है। कोई ना कोई तो आएगा आफ्टर द टेन्योर ऑफ 5 years, मतलब आफ्टर लाइक अभी तो हमारे चीफ जस्टिस NV रमना है, उसके बाद हमारी पहली लेडीज चीफ जस्टिस बनेगी 2027 में। तो देखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। After introduction, we will talk about the appointment of judges in the Supreme Court, like appointment of Chief Justice. So the procedure are, there are a various procedure for the appointment of judges in the Supreme Court. The appointment is governed by various provisions in the Indian Constitution. Article 124 of the Indian Constitution deal with the appointment of Chief Justice and Justice of the Supreme Court. The collegium system is still forward for the appointment of the judges. Article 125 of the Constitution says only 7 judges can be appointed in the Supreme Court and appointment can be increased when the Parliament deems it to be necessary. The President has the power to appoint judges after consulting the Chief Justice of India, the other judges of Supreme Court, and also in the certain cases the other judges of the High Court. The judges can hold office until they attain the 65 years of age. Article 127 of Indian Constitution deal with the appointment of ADHOC judges in the Supreme Court. Okay, so let's be casual. We will talk about the appointment of the Supreme Court judges. The judges of Supreme Court are appointed by the President. Okay, the Chief Justice is appointed by the President after consultation. मतलब इस consultation with such judges of Supreme Court and High Court as he deems necessary. मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट बंदा अकेले ही ले सकता है कि चीफ जस्टिस इसको ही बनाना है, बट उसको कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस कंसल्टेशन था कि प्रेसिडेंट को हक है कि वो किसी को भी बना सकता है, बट नो, आफ्टर जब थर्ड केस हुआ और फोर्थ जजमेंट आई, मतलब वो जो कोलिजियम सिस्टम वाली बात की, तो उसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट को हर किसी की सुननी पड़ेगी कि हाँ मे बी अदर जजेस की, लाइक प्रीवियस चीफ जस्टिस की, जिसको वो रेकमेंड करते हैं, एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अगर उन्हें नेसेसरी लगता है तभी वो मतलब उस इंसान को चीफ जस्टिस बनाएंगे।
जो अदर जजेस होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड ही डीम नेसेसरी. द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी है वो इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस, यानी कि हाई कोर्ट से लेकर भैया अगर आप अदर जज कर रहे हो एज कम्पेयर टू चीफ जस्टिस, वहां पे तो कंपलसेटरी कंसल्टेशन कंपलसेटरी है भी और नहीं भी कि जजेस की वो राय रहेगा. पर प्रेसिडेंट अकेला ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा के चीफ जस्टिस बना देगा कि नहीं उसकी ज्यादा काबिलियत भी नहीं है, बट वो कंसल्टेशन यानी कि वो पूछ सकता है प्रीवियस पर्सन से और हाई कोर्ट के जजेस से और सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जजेस है कि किसको चीफ जस्टिस बनाया जाए इंडिया का. जो अदर जजेस है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, मतलब जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस होते हैं सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही डीम नेसेसरी, मतलब जो उनको नेसेसरी लगता है जो हमारे चीफ जस्टिस को. जो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी यानी कि मैंडेटरी है प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस, मतलब अपने लिए नहीं पर हाई कोर्ट एंड ऑल के लिए भी ये चीफ जस्टिस की प्रेसिडेंट को उनकी सलाह लेना मैंडेटरी और ओब्लिगेटरी है. मतलब क्या उनके बिना वो किसी भी जज को ऐसे अपॉइंट नहीं कर सकते लाइक हाई को के जज, जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी व्हाट्सएवर इट लाइक दिल्ली के किसी भी, उसमें चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन है जो कंसल्ट होना मैंडेटरी है, ये कहा गया है प्रोसीजर में जो आर्टिकल 124 है. ऐसे सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, बट अंडर आर्टिकल 124 हम चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करके लेते हैं विद द सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एज वेल एज द हाई कोर्ट अगर उन्हें अच्छा लगता है, पर वो अकेले नहीं ले सकते. एज पेड हम सेकंड केस देखते हैं कि वहां पे था कि प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव पावर ले सकते थे किसी को भी, क्योंकि थर्ड केस में जब ए एन रॉय को बनाया गया तीन सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़ के, तो भैया बवाल मच गया. तीन सीनियर मोस्ट जजेस ने दे दिया था रिजाइन. तो उसको ओवर रूल करते हुए फोर्थ केस में ये कहा गया है कि जब भी प्रेसिडेंट यानी कोलिजियम सिस्टम कहा गया है कि प्रेसिडेंट जब भी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे लाइक हमारे जो एन वी रमना है तो वो किससे कंसल्ट करेंगे अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द प्रीवियस चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के जो भी जजेस होंगे उनसे वो कंसल्ट करेंगे. So after the appointment, we will talk about the qualification to become the Chief Justice of India. It also comes under the Article 124 of the Indian Constitution provide various qualifications which have to satisfy for the appointment. The person who satisfies all these necessary qualifications is only recommended. They are the recommended person must be a citizen of India. Obviously, they should not have above 65 ईयर्स ऑफ फोर्स, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 65 ईयर्स के ऊपर ज्यादा नहीं हो सकता. दे मस्ट हैव बीन जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स. उनका जज होना जरूर है एक और मतलब लाइक हिमाचल के हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, तेलंगाना के कहीं भी, मतलब उनको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए. दे मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर एट लास्ट 10 ईयर. एडवोकेट होना भी उनका जरूरी है. ये वाली जो सिचुएशन है ना ये कंपलसरी भी नहीं है, बट स्टिल हाँ कुछ जजेस होते हैं जो कि कंटिन्यूसली मतलब कि होते हैं एडवोकेट्स होते हैं फिर वो हाई कोर्ट के जजेस बन जाते हैं. द रिकमेंडेड पर्सन मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. क्योंकि जो भी रिकमेंडेड पर्सन है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब क्या बताया गया यहाँ, मतलब कि वो सारी मान्यताओं को मतलब मानता हो लाइक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. अब उसकी अपनी अलग पहचान हो, ऐसे नहीं कि मतलब किसी ने भी उसको आके बोले कि इसको रिप्रेजेंट कर दो कि ये नहीं. प्रेसिडेंट हर किसी से कंसल्ट करेगा, अपने अभी देखेगा थोड़ा बहुत वो दूसरे जजेस से देखेगा और सोचेगा कि हाँ ये पर्सन बेनिफिट है मतलब बेनिफिशियल है इस पोस्ट के लिए, मतलब इस पोस्ट के लिए यही पर्सन बना है. तो मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल वी लाइक एन वी रमना जो हमारे अभी के चीफ जस्टिस है ये भी ऐसे ही अपॉइंट किए गए होंगे
आई डोंट नो अबाउट हिज हिस्ट्री इन मतलब कहाँ पे वो हाई कोर्ट में जज थे, बट आई नो दैट कि ही इज अवर नाउ प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. So Article 124 always talk about the qualification. Next we will talk about the oath. वैसे तो मैंने ये इसमें लिखा नहीं है उसके बारे में, बट स्टिल टू वियर द ट्रूथ, फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब वो अपॉइंट हो जाते हैं, टू अपहोल्ड द sovereignty and integrity of India, to duly and faithfully and the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of office without fear or favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and laws. मतलब भैया आर्टिकल 124 के अंडर ही कह लो कि या साथ ही में कह लो, ओथ तो ऑब्वियसली हर किसी की ऐसी ही होती है, जो गवर्नमेंट चाहे कैबिनेट मिनिस्टर की ओथ तो ऐसी ही होगी, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट का जूरिस्ट हो. तो आर्टिकल 124 के साथ ही आप लिख सकते हो, बट मुझे ये पक्का नहीं पता कि ये ओथ है, ये आर्टिकल 124 के साथ ही में आती है क्वालिफिकेशन के, बट आई एम स्टिल कि मैं आपको बता रही हूँ कि क्वालिफिकेशन के बाद हमें. So now next topic is Article 125 यानी कि salary. The salaries of the Supreme Court judges is determined according to the Article 125 of the Indian Constitution. The salary provided to the Supreme Court judges is high compared to the High Court judges. The salary is determined by the Parliament by law, and if provisions are not made clear, the salary mentioned in the second schedule must be provided. So, in the most latest data in 2018, the salary of Chief Justice was increased from 1 lakh to 2.80 lakh per month, and that of a judge from 90,000 to 2.50 lakh per month. The retired judge and chief justice are entitled to 50% of their last drawn salary as monthly pension. So, okay. सैलरी में ये कहा गया है कि ये शेड्यूल 2 में दी जाएगी अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट के मतलब पार्लियामेंट जो चाहेगी उस हिसाब से दी जाए. ऑब्वियसली चीफ जस्टिस है वो, उसके लिए पर मंथ 1 लाख सैलरी इज नॉट सफिशिएंट, इसीलिए सरकार ने 2018 में अमेंड करके इसको 2,80,000 में कर दिया पर एनुअम, जो उसके साथ उनको हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सरकार, फ्रॉम टेलीफोन बिल्स टू एयरप्लेन बिल्स, कार्स प्रोवाइड करती है, इवन हाउस होल्ड विद हाउस कीपर्स, तो वो अलग से. तो और दूसरी जो जिनकी 90,000 थी और उसकी 2.5 लाख पर मंथ कर दी गई. और जब ये जजेस रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब ये इंटाइटल हो जाते हैं 50% ऑफ देयर सैलरी, जो उनको रिटायर्ड होने से पहले, यानी कि वो 2.5 लाख अगर ले रहे हैं तो उसका 50% मिलेगा उनको पेंशन के तौर पे, वो भी मंथली. तो ये आता है आर्टिकल 125 में, जिसमें सैलरी दी गई है जजेस की, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमाइन की गई है, मतलब कि सैलरी प्रोवाइडेड टू द सुप्रीम जजेस इज हाई कंपेयर टू द हाई कोर्ट. ऑब्वियसली उनकी 2.5 लाख है और चीफ जस्टिस की 2.80 है. सो डिटरमाइन करते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ. If provision are not made clear, the salary mentioned in the second schedule must be provided. मतलब सेकंड शेड्यूल में ये इनकी सैलरी प्रोवाइड की गई है, जो भी है इनको मिलेगा. पर आफ्टर 2018 चीफ जस्टिस की अप्रोक्स 3 lakhs है, एंड हाई कोर्ट एंड ऑल जजेस की 2.5 है पर मंथ की, और बाकी तो चलो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती ही है इन्हें. और उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 126 की, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड ADHOC जजेस. Article 126 of Indian Constitution deal with the appointment of acting Chief Justice. The President can be appoint other judges of this court as acting Chief Justice when the office of Chief Justice is vacant and or they are unable to perform their duty due to various issues like health issues. Article 127 deals with the appointment of ADHOC judges. According to this article, ADHOC judges can be
appointed in various situations like when the quorum of judges of Supreme Court are not available to hold and continue any session of the court, then it is the duty of Chief Justice to appoint AAD HOC judges with the consent of the President. कंसेंट ऑफ प्रेजेंट लाइक अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के उसको लेके जजेस में कुछ भी मतलब जुडिशरी में कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी चीज को लेके तो ये जो एडिशनल होते हैं एडवर्सी जजेस वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस और के मतलब लाइक फेयर बट ऐसी तो कभी जरूरत पड़ी नहीं है मेरे हिसाब से बट स्टिल ये आर्टिकल 127 में दिए गए हैं एडिशनल एचओसी जजेस जो की कंसेंट प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही बनाए जाते हैं मतलब कि ये नहीं है कि लाइक तो इमरजेंसी एंड ऑल में किसी भी सिचुएशन में हो सकता है कि अगर हम उनकी सैलरीज की बात करें कि हम चीफ जस्टिस की सैलरी हम तब तक नहीं मतलब लाइक जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था कि सभी की 30% सैलरी गवर्नमेंट ने काटी है बट जुडिशरी में ऐसा नहीं हुआ क्यों क्योंकि ये एक कोरोना का मतलब लाइक अ पैंडेमिक था नॉट अ फाइनेंशियल पैंडेमिक फॉर द कंट्री तो जब तक कि फाइनेंशियली वो गवर्नमेंट ना कर दे कि भाई हम फाइनेंशियली खाली हो रहे हैं तब वो चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह मतलब सैलरी में से कुछ काट सकते हैं वरना एग्जीक्यूटिव है वो इसके लिए जिम्मेवार नहीं है मतलब कि उनके पैसे काट सके कोई भी नहीं काट सकता अनटिल द फाइनेंशियली गवर्नमेंट बता दे कि हाँ भाई हमारा खजाना खत्म हो गया है तो सो चीफ जस्टिस की भी तनख्वाह है मतलब सैलरी में से भी कटौती की जाएगी फॉर द सिटीजन हेल्प टू सिटीजन लेट्स टॉक अबाउट द लैंडमार्क जजमेंट केस SP Gupta versus Union of India 1981. The petition was filed for the principle of independence of judiciary by some legal practitioner, you will also call that the advocate. So, in the defense, union government said यूनियन यानी कि जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव वाली वो थी उन्होंने पूछा कि वहाँ की किसका लोकस स्टडी क्या है मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा एज उनकी कोटेशन के दौरान तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस कुड बी चैलेंज और ये पूछा भी जा सकता है किसी के भी द्वारा चाहे वो किसके लिए लोकल स्टैंड है वो बहुत पुराना हो चुका है सिस्टम भाई अब इसको बदलने की बारी है तो ये इट इज ऑल टॉक लाइक अ कोलिजियम सिस्टम लाइक इट इज ऑल्सो पार्ट लाइक इसके अंडर ही इसको केस को किया गया था तो इट इज नेसेसरी टू रिमाइंड दैट जो है जुडिशरी है वो सबसे सुप्रीम है वो इंडिपेंडेंट है वो किसी के लिए वो नहीं है कि तुम कभी भी उठो और उठा के किसी भी जज एंड चीफ को किसी भी एग्जीक्यूटिव द्वारा कर दो मतलब तबादला कर दिया जाए नहीं तुम नहीं कर सकते चाहे वो इमरजेंसी ही में ही क्यों एंड उसमें ये जो केस किया गया था ये सम ऑफ bunch of advocates who are legal advisor and consultant researcher also the government said why are they asking them कि हमने क्यों वही किया ये they are not judges they are just advocates but in the defense and in the result the supreme court said that कि भाई लोकस स्टैंडी वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही पुराना हो चुका है और ये पूछने का सभी को है कि भाई इमरजेंसी में ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपको गवर्नमेंट के हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना और ट्रांसफर करना पड़ा तो इसमें ये कहा गया कि जो एडवोकेट्स है वो भी एक एज ए पब्लिक मतलब जजमेंट में कहा गया कि एज ए पब्लिक सिटीजन है और पार्ट ऑफ जुडिशरी भी है ये ऑब्वियसली अगर एडवोकेट्स है तभी तो जजेस हैं अगर हम हैं तो वो है तो हम है मतलब लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग अगर हम नहीं है तो जजेस भी क्या करेंगे क्योंकि हम ही करेंगे जो करेंगे तो आफ्टर दैट दे विल सेड यस एवरीवन इज मतलब कि भाई सबको हक है कि तुमसे पूछने का कि ऐसी क्या जरूरत थी कि तुम किसी को भी क्या तुम हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर रहे हो अभी एट दी ऐसे मोमेंट पे जब भी देश में इमरजेंसी लगी थी फिर देन they come up with the collegium system and hence the judgment has been given by the Supreme Court.
और जो ये पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये सुओ मोटो कोगनिस के अंदर डाली गई थी। बाद में जो कोटेशन आई थी मतलब एज ए ओपन डोर यूनियन ऑफ इंडिया के, उसमें हो जाए कि भाई किस लोग का स्टैंडिंग में, यानी किस बेस पे आप पूछ रहे हो। तो दैट्स इट, वी विल से दैट कि एज ए सिटीजन हम अपनी एग्जीक्यूटिव सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी का भी ट्रांसफर हो भी। ऐसे ही किसी को मतलब लाइक किसी को भी क्या, हाई कोर्ट की जजेस को कौन इमरजेंसी में ट्रांसफर करता है भाई, ऐसा भी क्या आ गया। So still, it, it was a bold decision by the Supreme Court. Be like, you can't do this with us because we are the supreme in this land. Obviously, law is the supreme on the land rather than any executive or government. At the end, we will talk about the conclusion. As we all know, judges are the most important part of our judiciary. It is इम्पोर्टेंट टू श्योर दैट कि ये कम्पिटिटिव इनफ हो कि एक असली जजमेंट देनी है, यानी कि जस्टिस देने के लिए फॉर द सिविलियन पर्सन। और इनको जो इश्यूज आते हैं डे बाय डे वैलिड आने चाहिए। कोई भी ऐसे कि कोई भी आगे कुछ भी लेके पीआईएल डाल दे, इट्स नॉट अ गुड यार। दे आर डीलिंग विद वेरी हैवी केसेस लाइक इंक्लूडिंग रेप, मर्डर, ऑल्सो मतलब देयर इज मेयर केसेस जो हर रोज जो रजिस्टर होते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो उनको इतना मतलब वर्डन है हमारे देश में जजेस के ऊपर कि कितने एक केस तकरीबन 20 से 30 साल चलते ही चलता है। अगर इंडियन जुडिशरी की बात करो, चाहे वो इंसाफ लेने की बात हो या अपनी कोई डिस्प्यूट हो, चाहे लैंड डिस्प्यूट हो किसी के साथ, खुद यहाँ पर तो इतने बुरे हाल है, सॉरी फॉर लाइक आई एम रोस्टिंग, कि भाई अगर बंदा मर गया है कागजी सरकारी कागजों में, अगर बंदा जिंदा बैठा है और बोल रहा है कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे देखो मैं जिंदा हूँ, दे विल लाइक नो यू आर डेड। बट इन द पेपर्स, अगर आप पेपर्स में मर चुके हो तो यू आर रियली डेड। और हाँ, ये बार बार इनकी जैसे कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने ऐसे ट्रांसफर किया, रिमूव किया, मतलब अननेसेसरी ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट कि टाइम इज मनी। एंड फॉर आवर लीगल प्रैक्टिशनर लाइक लॉयर्स, एडवोकेट्स, जजेस, मैजिस्ट्रेट, सिविल जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, भाई उसके लिए टाइम ही मनी है। बिकॉज जिस टाइम में वो तुम लोग उसको ट्रांसफर कर रहे हो, शायद उस टाइम में किसी को जस्टिस मिल जाए। तो प्लीज किसी पॉलिटिकल एजेंडे के कारण उसको बेचारे को ट्रांसफर ना किया जाए, क्योंकि उसका जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। किसी को जो भी अंडर ट्रायल एंड ऑल, किसी को भी जस्टिस उस टाइम में मिल सकता था जो ये पॉलिटिकल एजेंडे के कारण इन इन लोगों के द्वारा नहीं मिल पाता या टाइम वेस्टेज होता है। आई विल ऑल्सो टेल टू वाइट दैट कि हमारा जो जस्टिस है वो बहुत ज्यादा लेट मिलता है, मतलब बंदा मर जाता है तब तक भी जस्टिस नहीं मिलता। कुछ भी हो भाई, कोई भी ये फ्यूचर जज देख रहा हो, हमारी तुमसे विनती है एज ए लॉयर और फ्यूचर एडवोकेट, भाई जल्दी से जल्दी जस्टिस देना, कि वो बेचारा जिसको जस्टिस चाहिए वही बंदा मर जाता है, फिर भी जस्टिस नहीं मिलता। हमारा कानून अंधा है, ये हमें पता है, सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल आई नो हमारा जो कानून है वो बहुत बड़ा है, पर इतना भी बड़ा नहीं है कि जो विक्टिम हो वो खुद को ही क्रिमिनल माने। और हमारे यहाँ पे तो यही चलता है, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो तो जिसके साथ बुरा होता है वो हमारी सोसाइटी उसके लिए ही जजमेंटल होती है, जो बुरा करता है उसके लिए नहीं, वी लाइक ओके। एंड प्लीज ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट को यानी कि एग्जीक्यूटिव को ये देखना चाहिए कि ये ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती है, ये बहुत ही अच्छे और तरीके से होनी चाहिए। एट द एंड आई विल टेल यू दैट भाई कोई भी फ्यूचर जज देख रहा हो, जो कोई जज देख रहा हो, एज ए लॉयर, एज ए लीगल प्रैक्टिशनर, आई जस्ट वांट आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज भाई, ये सबूत होते हुए भी ना भाई 15-20 साल में ना जस्टिस ना दिया करो। मानते हैं कि हमारे ही भाई बंधु हमेशा हेल्प करते हैं कि केस आगे 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 बढ़े, बट स्टिल अगर आपके सामने फैक्ट है तो वाई यू डोंट हैंग देम हु gang rape the woman? Please, just a humble request, and please like and share and subscribe also. Thank you for watching my video.